नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भाषा और धर्म में से आप किसको पहले प्राथमिकता देंगे, या आप भाषा को प्राथमिकता देंगे या फिर धर्म को प्राथमिकता देंगे। हाल में ही कुछ ऐसा ही हुआ है कि भारत सरकार ने अपनी 5 नई भाषाओं को क्लासिकल भाषाओं में जोड़ा है, यानी कि शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा है। This development are of course election season being all round in the country. तो इस तरह से भारत में शास्त्रीय भाषाएं लगभग 11 हो चुकी हैं। तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनके बारे में मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि भाषा और धर्म में से अगर प्रायोरिटी देनी हो तो किसको देंगे। कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरण के बेस पर मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म को प्रायोरिटी अधिक दी जाती है या भाषा को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। तो चलिए, आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दूसरा, अगर आप सामान्य भारत के संस्कृति, सभ्यता, भाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का ये टॉपिक। हाल में क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कुछ भाषाओं को, जिनकी विरासत काफी ज्यादा प्राचीन है, जिनके सिद्धांत काफी ज्यादा प्राचीन है, जिनमें साहित्य काफी ज्यादा प्राचीन है, ऐसी 5 भाषाओं को क्या किया है, हाल में ही शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल भाषाओं का उनको दर्जा दिया गया है। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये भाषा है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये आपकी 5 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिन्हें हाल में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है या इन्हें शास्त्रीय भाषाएं बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं। तो इसके पीछे की एक कहानी है, 2004 से शुरू होती है। 2004 में भारत सरकार ने क्या किया, प्राचीन विरासत, ऐसी भाषाएं जिनकी प्राचीन विरासत है, ऐसी भाषाएं जिनके प्राचीन साहित्य हैं, ऐसी भाषाओं का संरक्षण देने के लिए, ऐसी भाषाओं को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाने लगा। और इसमें सबसे पहले शामिल हुई भाषा वो कौन सी थी, तमिल। आपको पता होना चाहिए 2004 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद संस्कृत, जिसे सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसी कड़ी में भारत सरकार ने 5 और नई भाषाओं को दर्जा दिया है, जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। और इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या हो जाती है 11। यानी कि अब भारत में कितनी भाषाएं होंगी, तो क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर वो होंगी 11। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठता है कि इनका पैरामीटर क्या है, किस पैरामीटर के बेस पर इन भाषाओं को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तो सबसे पहला पैरामीटर है उच्च पुरातनता, यानी कि प्राचीन उनका इतिहास रहा हो, 1500 से लेकर 2000 वर्ष का प्राचीन उनका इतिहास रहा हो, पहला क्राइटेरिया होता है। तो आप इन सारी भाषाओं को 11 की 11 भाषाओं का इतिहास बहुत पुराना है, आप देख सकते हैं। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, याद करिए, इसी में अशोक के अभिलेख, अशोक के लेख इसी में मिलते हैं। इसके अलावा प्राचीन साहित्य, इन भाषाओं का प्राचीन मूल्यवान साहित्य हो, प्राचीन साहित्य हो काफी ज्यादा, जिसमें ये अपने मूल साहित्य में लिखी गई हो। इसके अलावा ज्ञान ग्रंथ, इनके बहुत सारे ग्रंथ हों। और लास्ट में विशिष्ट विकास, समय समय पर इनका विकास हुआ हो। इन 4 पैरामीटर को डिसाइड करते हुए भारत सरकार क्या करती है, तो आंसर है भाषाओं को क्लासिकल भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। और ऐसी बेस पर हाल में ही 5 नई भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन उठता है कि क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलने से होता क्या है, क्या वो कोई इसका फायदा है या कोई फायदा नहीं है। तो आंसर है यस, इसका फायदा है। क्या होता है, प्रतिवर्ष 2 मूल्यवान अवार्ड मिलते हैं, प्रतिवर्ष 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिलते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बादनारायण पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार। ये पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, क्लासिकल भाषाओं को के बढ़ावा देने के लिए, क्लासिकल भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, 2 अवार्ड। तो ये पहला फायदा हुआ। दूसरा, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में रिसर्च काम होता है इन भाषाओं पर। यूजीसी के जितने भी आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उनमें रिसर्च का काम इन भाषाओं पर किया जाता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी लाभ प्राप्त होता है, सरकार से फंडिंग प्राप्त होती है, सरकार इनको फंडिंग देती है जिससे कि इनको आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मैसूर में एक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैसूर में केंद्रीय भाषा क्या भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है, जहां पर इन क्लासिकल भाषाओं पर रिसर्च होती है, इनके पर लेख लिखे जाते हैं और इनको बढ़ावा दिया जाने का काम किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में। उसके बाद बात आती है, क्या भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कोई प्रावधान है। आपको याद रखना है, क्लासिकल भाषाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि भारत में ये शास्त्रीय भाषाएं होंगी या नहीं होंगी। लेकिन हाँ, भाषाओं से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान है, उनको क्लासिकल भाषाओं का दर्जा नहीं दिया गया है। तो देखते हैं जरा क्या प्रावधान है।
सबसे पहले है भारतीय संविधान की अनुसूची 8। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जब 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आपको याद रखना है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय केवल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में ये भाषाओं की संख्या बढ़ बढ़कर कितनी हो गई है? तो आंसर है, ये वर्तमान में भाषाएं बढ़कर कितनी हो गई हैं? तो आंसर है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आजकल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जिससे कि हिंदी के बढ़ावा देने का काम किया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 351 क्लॉज 1 में कहा गया है कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा। इसके अलावा अस्मिता परियोजना, जिसके तहत भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22,000 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा परियोजना अस्मिता के तहत। और साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा? तहत भाषाओं का प्रसार करने का काम किया जाएगा। ये सारी चीजें, ये सारे प्रावधान किए गए हैं किसके अंदर? भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है भाषाओं के बारे में। तो ये तो थी हाल में ही भारत सरकार के द्वारा शामिल की गई नई क्लासिकल लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या, इसका लाभ होता है, ये मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली। अब मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा, क्या भाषा और धर्म में से आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? आपके साथ में एक एक करके चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भाषा और धर्म दो व्यक्ति की सामाजिक पहचान होती है, ये उसकी आइडेंटिटी होती है, ये उसकी मातृत्व की पहचान होती है। अगर मैं बात करूं कि भाषा और धर्म के बेस पर चुनना पड़े तो कुछ उदाहरण के साथ आपसे समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि 1971 से पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। एक हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान और एक हिस्से को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ये 2 हिस्से थे, एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान का था और एक हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान का था। आपको पता है कि वेस्ट पाकिस्तान वाले रीजन में उर्दू और पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में, याद करिए, बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो जब कहने को दोनों एरिया में धर्म सेम ही है, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के फेथ को समझने वाले लोग रहते हैं ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, लेकिन भाषाएं दोनों की अलग थी। और जब भाषाएं अलग थी तो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी पंजाबी भाषा का प्रभाव दिखाने की कोशिश की, जिसका विरोध ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने किया कि उनका कहना था कि हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा बंगाली है और हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण तनाव हुआ। और तनाव होने की वजह से 1971 में एक अलग से देश बना जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए, दोनों धर्म बिल्कुल सेम थे लेकिन भाषाएं अलग थी, और इस भाषा की वजह से क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश बना। ये पहली बात आपको याद रखिए। दूसरी बात, आप देखिए, भारत के दक्षिण भारत में और भारत के उत्तर भारत में हिंदू धर्म का बोलबाला है, हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है। अब हिंदू धर्म मेजॉरिटी में होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के लोग, यानी कि उत्तर भारत के लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। जबकि दक्षिण भारत में 1965 में जब हमारी सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्यों ने किया, खासकर तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु में तो इसको लेकर एक बड़ा सा मूवमेंट शुरू हो गया, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या तमिल रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व शुरुआत में ईवी रामास्वामी नायकर ने किया। बाद में इसका नेतृत्व डीएमके ने किया, और डीएमके इसी हिंदी विरोधी आंदोलन के चलते क्या हुई? सत्ता में काबिज हुई तमिलनाडु की राजनीति में, जो आज तक उनका प्रभाव बना हुआ है, बस हिंदी विरोध की वजह से। अब आप बताइए, धर्म व्यक्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर भाषा? तो आप इन दोनों उदाहरणों से एक बात तो समझ में आते हैं कि यहां पर भाषा ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, भाषा ज्यादा मान्यता देती है, क्योंकि भाषा में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम अपने आप को समझा पाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसी वजह से भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत एक बहुभाषा वाला देश है, जहां पर संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है अनुसूची 8 के तहत। इसके अलावा इन सब बोलियां बहुत ज्यादा है, 1600 से ज्यादा सब बोलियां हैं। ऐसे में भारत के लिए, भारत की विविधता को संभालने के लिए, भारत की विविधता को एकजुट रखने के लिए भाषाओं का सम्मान, भाषाओं को संरक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर चीजें वास्तविक रूप से देखी जा सकती हैं। और ऐसा ही हवाले में ही सरकार ने किया है, ऐसा ही हमारी सरकार ने इस बात को प्रमोट किया है कि 5 भाषाओं को क्या किया गया है? 5 भाषाओं को हाल में ही क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे ही इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, बाकी भाषा वाले एरियाज में डिबेट चलना शुरू हो गई। भोजपुरी जो पिछले काफी समय से
इस शास्त्रीय भाषा में होने का डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थानी अपनी भाषा को शास्त्रीय भाषा में लाने के लिए बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काफी डिबेट कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और भारत की संघीय व्यवस्था में भाषाओं का अपना अपना स्थान रहा है, चाहे वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो या फिर अनुसूची 8 में भाषाओं को शामिल करना हो। भारत की राजनीति में आए दिन भाषा का एक अच्छा खासा महत्व देखने को मिलता रहता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी राय बताइएगा जरूर कि आपके अनुसार भाषा ज्यादा प्रायोरिटी रखती है या धर्म, और जो दोनों मैंने उदाहरण दिए उनके बेस पर अपना आंसर लिखिएगा, जिससे कि चीजें और बाकी लोगों को समझ में आए। अगर आपको इस तरह से क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। और जब थोड़ा सा ग्रो होगा तो इस पर बहुत सारे नए नए कार्यक्रम मैं शुरू करूंगा, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ होगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।